नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जब हर वर्ष की तरह इस बार भी पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ तो दो नामों ने सबको चौंका दिया। ये नाम है स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और कर्नाटक के नेता एस.एम. कृष्णा का। इन दोनों के अलावा 104 अन्य लोगों को भी पद्म सम्मानों से नवाजा गया। इस साल भी किसी को भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान से नहीं नवाजा गया। भले ही कुछ लोग मुलायम और एस.एम. कृष्णा को दिए गए सम्मान को मोदी सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हों या दांव मान रहे हों, लेकिन देखा जाए तो इसे स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में उठाया गया एक अहम और प्रेरणादायक कदम भी बताया जा रहा है। मोदी सरकार ने जिस तरह विरोधी विचारधारा के राजनीतिज्ञों को पुरस्कार से सम्मानित किया है, उससे देश की एकता को मजबूती मिलेगी और यह कदम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहेगा। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, प्रख्यात समाजवादी और धरती पुत्र के नाम से विख्यात मुलायम सिंह यादव को जब मोदी सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा तो शायद समाजवादी पार्टी भी एक बार चौंक गई होगी। उसे भी यकीन नहीं रहा होगा कि मोदी सरकार सर्वोच्च पद्म सम्मान से इतनी जल्दी मुलायम सिंह को नवाज देगी। मुलायम सिंह यादव को यह सम्मान उनके सार्वजनिक जीवन में समाज और लोगों की बेहतरी के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। वैसे मुलायम सिंह को लिस्ट में शामिल करने के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। मुलायम ओबीसी के बीच देश में सबसे सम्मानित नामों में से एक है, जिन्हें बीजेपी लुभाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी काफी समय से ओबीसी को साधने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसको उतनी कामयाबी नहीं मिल सकी है, क्योंकि इस समुदाय में अभी भी सपा की पकड़ ज्यादा मजबूत है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मुलायम सिंह को पद्म पुरस्कार के लिए चुनना सिर्फ उनके प्रति सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी और मुलायम सिंह के बीच हमेशा एक दूसरे के प्रति आपसी सम्मान के रिश्ते रहे हैं। लिस्ट में एक और नाम है जो काफी चर्चा में है, वो है कर्नाटक के नेता एस.एम. कृष्णा का। वे राज्य में शक्तिशाली वोक्कालिगा समुदाय के नेता हैं। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वोक्कालिगा समुदाय को लुभाने के लिए कृष्णा को पद्म पुरस्कार के लिए चुना गया है। कृष्णा भले ही वर्तमान में राजनीति में उतने सक्रिय हैं, लेकिन उन्हें कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री नेता एच.डी. देवगौड़ा के बाद सबसे प्रमुख वोक्कालिगा नेता माना जाता है। उन्होंने 5 दशकों का समय कांग्रेस में बिताया है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर के दौरान मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल जैसे शीर्ष पदों पर कार्य किया है। कृष्णा के बीजेपी में शामिल होने को पार्टी द्वारा राज्य में पैर जमाने के प्रयास के रूप में देखा गया। हालांकि इस कदम से बीजेपी को कभी कोई गंभीर राजनीतिक लाभ नहीं मिला, लेकिन कृष्णा को इस पुरस्कार के लिए चुना जाना उनके समुदाय में अपनी पकड़ मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। वहीं त्रिपुरा के आदिवासी नेता एन.सी. देव वर्मा को राज्य में मतदान से कुछ दिन पहले पद्मश्री के लिए चुना गया है। त्रिपुरा के पूर्व राजस्व मंत्री एन.सी. देव वर्मा इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये पार्टी कभी बीजेपी के लिए एक मूल्यवान सहयोगी थी, क्योंकि उसने 2018 में राज्य में अपनी पहली सरकार बनाई थी। देव वर्मा को पद्मश्री ऐसे समय में दिया गया जब आईपीएफटी बीजेपी से दूर होती जा रही है। देव वर्मा 5 दशकों से त्रिपुरा की जनजातीय राजनीति से जुड़े हुए थे। पूर्वोत्तर से बीजेपी की प्राथमिकता सूची में थोनाओजम चौबा सिंह को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता थोनाओजम चौबा सिंह ने 5 बार नंबोल विधानसभा सीट जीती और 1994 से 1995 तक मणिपुर के उप मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद वो आंतरिक मणिपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और राज्य में कांग्रेस के प्रमुख बने। 1998 और 1999 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए फिर से चुने जाने के बाद 2004 के आम चुनावों से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। आम चुनाव जीतने के बाद उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया। वो मणिपुर बीजेपी के अध्यक्ष भी बने और 2006 तक इस पद पर बने रहे। अपनी खुद की मणिपुर पीपल्स पार्टी बनाने के बाद वो बीजेपी में लौट आए और 2012 में उन्हें फिर से राज्य पार्टी अध्यक्ष नामित किया गया।
भले ही मुलायम सिंह और फिर SM कृष्णा या फिर NC देव वर्मा को सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के सियासी मायने निकाले जा रहे हों, लेकिन साथ ही इसे स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में उठाया गया एक अहम और प्रेरणादायक कदम भी बताया जा रहा है। मोदी सरकार ने जिस तरह से विरोधी विचारधारा के राजनीतिज्ञों को पुरस्कार से सम्मानित किया है, उससे देश की एकता को मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। अब पद्म पुरस्कारों को लेकर लोग राजनीतिक एंगल तलाशने लगे। कुछ लोग ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भाई भारत रत्न मिलना चाहिए। हालांकि मुलायम सिंह की दोनों बहुओं को इस पर खुशी है, लेकिन साथ ही साथ अपर्णा कह रही कि बहुत अच्छी बात है, खुशी का इजहार कर रही हैं, लेकिन डिंपल कह रही हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए या इससे आगे बढ़ना चाहिए। इन सब विषयों पर चर्चा हम करते हैं कि दरअसल क्या मतलब निकाला जाए। वास्तव में ये एक पॉलिटिकल दांव है मोदी सरकार का, या फिर कुछ और? किस एंगल से कौन कौन देखता है और क्या एंगल इसके निकलते हैं, हम दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। इस चर्चा के दौरान 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मनोज पंडित, नेता भारतीय जनता पार्टी; रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस; प्रोफेसर पवन कुमार मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर उनके अनुभव हम साझा करेंगे; और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। भुवन भास्कर जोशी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं देंगे आपको, लेकिन एक जो पॉलिटिकल एंगल इसमें निकाल लिया गया या उससे भी ऊपर कहा जा रहा कि ये अपमान है, कुछ लोग कह रहे हैं, तो ये तो बड़ा विचित्र बात हो जाती है। क्या इसमें अपमान नजर आ रहा है और क्यों इसका पॉलिटिकल एंगल तलाशा जा रहा है? पहले तो धन्यवाद, आपने बधाई दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ माननीय नेताजी की, माननीय मुलायम सिंह जी की प्रदेश ही नहीं पूरे देश में एक अलग छवि थी। उनका जो संपूर्ण जीवन था वो मजदूर, किसान, OBC, गरीब तबके के लिए संघर्ष करने का इतिहास रहा। और रक्षा मंत्री के रूप में जो उन्होंने हमारे जो सैनिकों के लिए योजनाएं बनाई, उससे सैनिकों के सम्मान में जो वृद्धि हुई, उसके लिए भी देश उनको याद करता है। और कोई भी राजनीतिक क्रम पूरे देश में होता था तो माननीय मुलायम सिंह जी की राय को बहुत गंभीरता से देश लेता था। तो उनका एक विजन बहुत बड़ा था। हम सरकार के इस काम का स्वागत करते हैं, लेकिन आशा करते हैं कि भारत सरकार उनको भारत रत्न देने का करके उन सभी जिन लोगों की सेवा उन्होंने करी, प्रदेश की, देश की और पिछड़ों की, मजदूरों की, युवाओं की, किसानों की, लगातार पूरे लंबे समय जिनका जीवन एक प्रेरणादायक रहा, उनको भारत रत्न देके निश्चित तौर पे हमें लगता है कि उनके साथ न्याय हो पाएगा। नहीं, लेकिन इसका राजनीतिक एंगल अगर पद्म पुरस्कारों को लेकर देखा जाए तो आश्चर्य तो होता ही है, लेकिन उम्मीदें काफी बढ़ जाती हैं। और ऐसा तो नहीं है कि अगर एक पुरस्कार मिल गया है तो वहां पर पूरी तरह से विराम लग गया। आगे भी हो सकता है कि वो उनके ऊपर और ज्यादा रिसर्च हो या बातचीत हो और उनको आगे पुरस्कार दे दिया जाए। ये क्यों माना जा रहा है कि यहाँ पर विराम लग गया है? हम यही कह रहे हैं, हमें जो पद्म विभूषण दिया गया है माननीय नेताजी को, ये अच्छा विषय है। हमने इसका स्वागत करा है, हमने आपको धन्यवाद दिया, आपने बधाई दी, हमने धन्यवाद दिया है। लेकिन जो उनकी जो इमेज थी, उस इमेज के अनुकूल हमें पार्टी के पहले भी प्लेटफॉर्म पे नेताओं ने करी है, अन्य कार्यकर्ताओं ने भी करी है कि लगातार हम लोग मांग भी उठा रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए, वो उनकी भूमिका के साथ न्याय हो पाए। नहीं तो एक व्यक्ति को, अगर एक राजनीतिक व्यक्ति को पुरस्कार देने की पहल की गई है तो उसको वो कह रहे हैं कि अपमानित किया गया है, तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा बयान हो जाता है। क्या उनको इस पुरस्कार के सम्मान के बारे में नहीं पता है, ये कहीं से छोटा नजर आ रहा है? मैं वही रविंदर जी वही बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, जो उनकी जो छवि है वो कितनी बड़ी है, उनका कितना विजन बड़ा है, कितना उनका देश नहीं, का आप ये योगदान है। देखिए, हमारा सवाल ये है कि एक तो सम्मानित किया गया है, ठीक है, आपकी उम्मीदें हैं कि और बड़ा मिलना चाहिए, लेकिन अपमानित किया जा रहा है। अगर आपके नेता ये कहते हैं तो ये तो बड़ी विचित्र बात हो जाती है। इसका मतलब उनको सम्मान के बारे में पता ही नहीं कि सम्मान का मतलब क्या होता है। देखिए, हमने जो बोला है, हमने बोला है कि हम जो उनको पद्म विभूषण दिया गया, हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन हम मांग करते हैं कि जो माननीय नेताजी का विजन था, जो समाजवादी विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम करा और लगातार शोषित, पीड़ित, पिछड़ों की जो लड़ाई को, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की लड़ाई को लड़ा है, उसके लिए उनको भारत रत्न दिया जाए, ये पहले से मांग उठती आई।
रत्नाकर जी, हम थोड़ा आपसे भी समझना चाहेंगे, पॉलिटिकल एंगल पद्म पुरस्कारों को लेकर तलाशा जा रहा है। पहली बार कोई इस तरह की अच्छी पहल हुई है, खोजबीन करके पुरस्कार दिए गए हैं और उसमें भी ऐसा कहा जा रहा है कि अपमान किया जा रहा है, राजनीतिक एंगल तलाशा जा रहा है। तो क्या वास्तव में इसके पीछे राजनीतिक एंगल है? सबसे पहले तो मैं 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और रही बात आपके प्रश्न की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सम्मान देना और इस तरह से देश का दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार है ये, उसको सम्मान देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है। और भारत सरकार ने सम्मान दिया है, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। आगे अगर कुछ और परिस्थितियां अगर रिसर्च होती है जैसा कि आपने कहा, तो भारत रत्न का सम्मान भी उनको मिले तो वो और भी खुशी की बात होती है। लेकिन समाज में जो जिन लोगों ने भी अपने समाज में अपनी महती भूमिका निभाई है, उन भूमिका को देखते हुए इन सारे लोगों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। उन सारे लोगों के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। और सम्मान होता है, भारत रत्न मिले या पद्म भूषण मिले, उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। और उसमें बहुत सारी चीजें, परिस्थितियां देखिए आगे की क्या बनती है वो आगे की देखने लायक होती है। लेकिन फिलहाल उनका जो सम्मान मिला है उसका स्वागत होना चाहिए, मेरा मानना यही है, कांग्रेस का मानना यही है। और दूसरा ये रहे बात पॉलिटिकल एंगल की, तो देखिए रविंद्र जी, ऐसा देखा गया है कि बहुत बार जब सत्ता में केंद्र में जब कोई पार्टी रहती है तो निश्चित रूप से वो समीकरण को साधने का जरूर कोशिश करती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये समीकरण साधने की कोशिश की है, कहीं न कहीं पॉलिटिकल बेनिफिट भी उनको मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए उन्होंने इन नामों को चुना है। लेकिन कहीं न कहीं जो चुना है जिन नामों को, उनकी समाज में अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने जनता के लिए काम किया, लोगों के लिए काम किया, अपने अपने क्षेत्र में उन्होंने एक उम्दा काम किया है, इसलिए उनको यह सम्मान मिला है। लेकिन इसका दूसरा एंगल ये भी है कि कहीं न कहीं जो सत्ता में पार्टियां रहती हैं अपने राजनीतिक समीकरण को भी साधने का काम करती है। अब उसका इनको कितना फायदा मिलता है ये तो चुनाव जब होता है तभी पता चलता है। नहीं तो ये क्या कांग्रेस कार्यकाल में भी इसी तरह की चीजें होती थी या कुछ खास लोगों को तक सीमित कर दिया जाता था? और अगर कोई व्यक्ति इस तरह के अच्छे काम करता है और उसका थोड़ा स्वार्थ उससे जुड़ता है तो इसमें बुराई क्या हो जाती है? देखिए, कांग्रेस ऐसा की है, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा रविंद्र जी कि राजनीति में अगर कोई भी पार्टी है, अगर वो सत्ता में बैठी है तो उसको राजनीतिक फायदा कितना मिलता है, इसके लिए वो जरूर सारे पहलुओं पे देखती है और विचार करती है और सोच के जो है ये काम करती है। और लेकिन उसमें ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत होती है कि समाज में जो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन लोगों को कहीं छोड़ न दिया जाए, कहीं उनको दरकिनार न कर दिया जाए। भले वो किसी एक समाज के व्यक्ति को दिया जाए या दूसरे समाज के, लेकिन जो समाज में लोग सक्रिय है, जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है, महती भूमिका निभाई है, उनको यह सम्मान जरूर मिलना चाहिए। और मेरा मानना है कि 3 बार के मुख्यमंत्री और 1 बार के रक्षा मंत्री रहे माननीय मुलायम जी को अगर यह सम्मान मिला है तो यह अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है और देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नहीं तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप इसको इस तरह से देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने ये पुरस्कार दिए हैं या आप इस तरह से देख रहे हैं कि भारत सरकार ने दी है? क्योंकि परिभाषा तो दोनों की अलग अलग हो जाती है। भारत सरकार है तो वो सबकी बात करेगी और अगर ये तो अच्छा काम किया है। रविंद्र जी देखिए, कोई भी पुरस्कार होता है अगर वो भारत सरकार ही देती है, वो सरकार ही देती है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं वो कहीं न कहीं किसी राजनीतिक दल के होते हैं और वो अपनी राजनीतिक फायदे जरूर दाने और घटाने का काम करते हैं, तो ये उससे अछूता नहीं। मनोज जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि ये इसको पॉलिटिकल एंगल मान रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है और इस पुरस्कार को आप अपने किस नजरिए से देख रहे हैं, और अगर विरोधी दल इसको ऐसे देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पर? रविंद्र जी, मेरा मानना यह है कि इस पुरस्कार को राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए। इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति और नीयत स्पष्ट करके रखती है और उस पर काम करती है। हमें भरोसा है कि हम अपने काम से जनता का विश्वास जीतेंगे।
किसी पुरस्कार से हमें जनता का विश्वास जीतने की आवश्यकता नहीं है। रही बात ये कि मुलायम सिंह यादव खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत थे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे, और उन्होंने एक मिसाल कायम की कि जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति और सिस्टम को खड़ा किया उन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि वो खाली समाजवादी पार्टी का नेता नहीं थे, वो हर दल के हर व्यक्ति के नेता थे, और उनको ये सम्मान देना चाहिए। और सम्मान ये माननीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ा दिल दिखाया है, और जो सम्मान के लायक है उसको सम्मान दिया। आप ये ना समझें कि ये समाजवादी पार्टी को क्यों दे रहे हैं या इसका कोई राजनीतिक लाभ लेना है। ये राजनीतिक लाभ के लिए सम्मान नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं विचार चल रहा है और ये भी चर्चा हो रही है इस बात को लेकर कि एक वोट बैंक पर आप सेंध लगाना चाहते हो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी एक उम्मीद बन जाती है, और वो उम्मीद मुलायम सिंह यादव और एसएम कृष्णा जैसे लोगों से आपकी बनी हुई है। नहीं, वोट बैंक के इसकी रविंद्र जी मेरा मानना यह है कि वोट बैंक से सबको क्या फर्क पड़ने वाला, आप बताइए। अखिलेश यादव को यादव नेता मानते हैं क्या आप? उत्तर प्रदेश के चुनाव ने ये इतिहास बना दिया कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति अब नहीं होती। अब उत्तर प्रदेश में राजनीति विकास की होती है, देश में राजनीति विकास की होती है। आ जाओ, जो काम करेगा वो सत्ता में आएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं आएगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। तो अब विकास की राजनीति की बात की जाएगी, जातिवाद की राजनीति की बात नहीं की जाएगी। पवन कुमार जी, आपके पास आना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि फायदे नुकसान देखे जाने लगते हैं, पॉलिटिकल एंगल तलाशा जाने लगता है, कितना सही मानते हैं आप इसको, और आखिर क्यों देखा जाना चाहिए पॉलिटिकल एंगल से इसको? अगर हम वस्तुनिष्ठ नजरिए से देखें, मतलब निष्पक्ष हो जाए, तो मुलायम सिंह जी का जो योगदान है, खासकर 1991 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों को मुख्य धारा में लाने का एक बहुत बड़ा श्रेय मुलायम सिंह जी को जाता है। ठीक है। और बाकी तीनों मित्र लोग इस बात से सहमत हैं भी कि मुलायम सिंह जी ने जमीन पर उतरकर काफी काम किया। तो निष्पक्षतापूर्वक देखें तो मुलायम सिंह जी को यह सम्मान मिलना ही चाहिए। लेकिन क्योंकि इस तरह के पुरस्कारों के निर्णय सर्वोच्च स्तर पर लिए जाते हैं, और सर्वोच्च स्तर पर बैठे लोग किसी राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हम इस पक्ष से इनकार नहीं कर सकते कि इसके राजनीतिक निहितार्थ भी तलाशे जाते हैं। एसएम कृष्णा साहब कर्नाटक की एक मजबूत डोमिनेंट कास्ट वोकलिंगा से आते हैं, और कर्नाटका की पॉलिटिक्स में आप जानते भी हैं कि लिंगायत और वोकलिंगा दो ही का मुख्य वर्चस्व होता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हितों को तलाशने की भी एक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कवायद इन सबके मार्फत होती है। लेकिन यहाँ एक चीज मैं और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति असल में भारतीय समाज के ताने बाने से निकलती है, और भारतीय समाज विविधताओं भरा हुआ है। केवल एक तरह की विचारधारा इस समाज में अपना प्रभुत्व नहीं जता सकती। तो आजादी के बाद से ही आप देखें तो स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, जो हमारे पहले पीएम थे, विरोधी विचारधाराओं के लोगों को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। अगर नरसिम्हा राव जी के टाइम में देखें तो मानवाधिकार के एक मसले पर विदेश उन्होंने अटल जी को, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, उनको सरकारी प्रतिनिधिमंडल का नेता बना के बाहर भेजा, और अटल जी ने काफी सफलतापूर्वक अपनी भूमिका निभाई। तो विरोधी विचारधाराओं को लेकर चलने का एक प्रयास तो भारतीय राजनीति में इसके उदाहरण पहले से मिलते रहे। लेकिन इधर हाल के दिनों में जो एक राजनीतिक वैमनस्यता का माहौल बना है, अगर उस नजरिए से देखें तो ये जो निर्णय लिया गया है कि विरोधी विचारधाराओं के सर्वोच्च नेताओं को भी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों से नवाजा जाना, यह हमें लगता है कि सामाजिक सहिष्णुता और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की तरफ उठाया गया एक कदम भी है। तो तीनों पक्ष हैं इससे। तो इसका जो काम किया इसका कितना फायदा मिल पाएगा ये भी देखना होगा। और अगर आप ये तो जी जैसा आप देख भी रहे हैं कि जो एक बीजेपी की सामाजिक इंजीनियरिंग रही है, उसमें यूपी में खासकर जो गैर यादव मतों पर उसने अपनी पकड़ बनाई। हाल के दिनों में चुनाव में जो उसको बहुमत मिला है, लेकिन अब गैर यादव मतों की बाउंड्री के बाहर भी निकलने की कहीं न कहीं एक कवायद की लगती है। हालांकि ये दूर की कौड़ी है, अब इसका कितना फायदा मिलेगा, हो सकता है ये न भी सोचा गया हो, सर्वोच्च स्तर पर हो सकता है कि इस चीज को ध्यान में न लाया गया हो, लेकिन एक
जो दिन भर चर्चाओं का माहौल गर्म रहा, उसमें एक पक्ष यह भी था। तो अब भविष्य बताएगा कि खासकर अभी हाल ही में 2024 के चुनाव हैं, उसी में ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसका कितना, अगर कोई राजनीतिक निहितार्थ है तो। लेकिन पवन जी, पहले भी ये आरोप लगते रहे कि गांधी परिवार के करीबियों को ही मिलता था इस तरह का पुरस्कार। तो क्या लगता है कि उस समय की सच्चाई क्या थी और इस समय की सच्चाई क्या है? देखिए, ये जो नागरिक पुरस्कार हैं, आजादी के बाद जब इनको पहली बार दिया जाने लगा, तभी से कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह उठाए जाने लगे, क्योंकि सर्वोच्च स्तर पे तय होते हैं। तो अगर 100 पुरस्कार दिए गए तो 10 या 15 पे कभी न कभी कोई न कोई उंगली उठाता रहा है, अलग अलग कारणों से, अलग अलग माहौल से। जैसे एक प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ी को दिया गया सर्वोच्च पुरस्कार, भारत रत्न एकदम से दिया गया, जबकि खेल जैसा कोई शब्द पुरस्कारों की लिस्ट में शामिल नहीं था। तो विवाद तो उठते रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, क्योंकि मानवीय चूक होने की संभावनाएं भी होती हैं। अगर मानवीय चूक न हो तो मानवीय चूक तलाशने की भी संभावनाएं मौजूद होती हैं, जिनको अगर इसमें तलाशना, तो ये तो जुड़ा रहेगा, क्योंकि राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ ये मामला है, तो ये हमेशा चर्चा में रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन अगर पहले इस तरह के बयानों का आपको कोई ऐसा सिलसिला नजर आया है, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य कहते नजर आ रहे हैं कि ये अपमान के स्वरूप है, पद्म पुरस्कार को वो एक अपमान के स्वरूप बता रहे हैं? नहीं, मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान को न सुना है न देखा है, लेकिन जो ये दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये अपमान नहीं है, ये बहुत बड़ा सम्मान है। और स्वयं सपा के मित्र भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, इवन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी और सारे दलों के कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है जो मुलायम सिंह जी को। भाषा का कहीं ना कहीं असर पड़ जाता है, शायद उस सम्मान को कमतर आंक रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये होगा कि और इससे बड़ा सम्मान उनको मिलना चाहिए। हो सकता है कि उनका ये सोचना हो कि भारत रत्न मिलना चाहिए था, लेकिन अब खैर ये तो एक निर्णय लिया गया सर्वोच्च स्तर पे, तो इसके पीछे के जो नेतार्थ हैं वो उसी स्तर पे मालूम हो सकते हैं। तो भारत रत्न की बात करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कई जगह तारीफ और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बेहतरीन कदम है, इससे आपसी सामंजस्य बना रहता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है भारत सरकार ने। पॉलिटिकल एंगल कुछ लोग ले रहे हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल एंगल से नहीं देखते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी बातें हैं और अपनी अपनी बातें राजनीति में चलती रहती हैं। पद्म पुरस्कारों को लेकर सियासत की जो बात कही जा रही है वो कितनी उचित है, और क्योंकि कई बार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि पुरस्कारों का जब इतिहास की बात करते हैं तो इसकी चयन प्रक्रिया को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब इन सवालों को भी हम जरा समझने की कोशिश कर लेते हैं। चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भुवन भास्कर जोशी, आप ही से हम शुरुआत करते हैं। क्या लगता है कि इससे पहले की जो प्रक्रिया थी, जब गुलाम नबी आजाद को अवार्ड दिया गया था, कई ऐसे नेता थे जिन्होंने तो अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था, तो इस तरह की जो सियासत और इस तरह की जो विरोध भी कई बार देखने को मिला है इन पुरस्कारों को लेकर। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से कुछ नया हुआ, ढूंढ ढूंढ कर लोगों को जिन्होंने समाज के लिए अच्छे काम किए हैं उनको सम्मान दिया जा रहा है। इस तरह की पहल तो इससे पहले मुझे लगता है कि आपने नहीं देखी होगी। चाहे पंचर बनाने वाले जो अपने शरीफ चाचा हैं उनकी बात कर ली जाए। देखिए, मैं इतना मानता हूं, जो भारत का लोकतंत्र पे विश्वास है और पूर्ववर्ती सरकारों में भी ऐसे उदाहरण आप अभी चैनल के माध्यम से मिल पा रहे थे कि जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने वृत्तांत में भी सुनाया था कि राजीव गांधी जी की कृपा से वो अपने इलाज करा पाए, विदेश गए, जबकि वो सरकार में नहीं थे। तो ये भारत की जो प्रजातंत्र है, भारत का जो लोकतंत्र है, इसकी खूबसूरती है और पार्टी स्तर से अलग हटके भी लोगों ने लोगों की मदद करने का काम करा है। इस देश का लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको हम अलग सा विषय नहीं मानते कि आज ये पहली बार इस देश में होने जा रहा है। ये भारत की लोकतंत्र की खूबसूरती है। और रही बात जिस पर आज आपने चर्चा चलाई है, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लगातार इस बात को पहले से उठाने का काम कर रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी, नेताजी का जो योगदान है देश और प्रदेश में, उस हिसाब से उनको जरूर मरणोपरांत ही सही, लेकिन उनको भारत का जो सर्वोच्च वो है वो देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए, ये मांग हम लोग करते हैं। लेकिन अगर आप ये, तो फिर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं उस कमेटी पर जो सिलेक्शन करती है, जो सारी चीजों का इतिहास नोट करती है। अगर हम 8-10 सालों से देखें तो उतने सक्रिय मुलायम सिंह यादव नहीं थे, उसके बावजूद उनको मिला है, तो ये एक चौंकाने वाला फैसला भी तो है। और ऐसे में उनको ये, उनके लिए ये किया गया है, तो इसको कमतर करके भी तो नहीं आ सकते हैं ना।
मेरे को लगता है कि रविंद्र जी आप तो बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, 3 बार के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, और अभी जब उनका देवासन हुआ वो सांसद रूप में थे। और जब सांसद के रूप में अगर वो चुने गए तो हम कैसे कह सकते हैं वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। निश्चित तौर पर वो वहाँ के सांसद भी थे, अंतिम आखिरी दम तक वो सांसद रहे, आखिरी समय तक उन्होंने देश की सेवा करने का काम करा। तो ये हमारी पार्टी की मांग है, सरकार को देना न देना सरकार का विषय है, लेकिन हमारी पार्टी शुरू से इस बात को मानती है और लगातार हम लोग क्या कार्यकर्ता नेता इस बात को उठाने का काम कर रहे हैं कि माननीय नेताजी को भारत रत्न दिया। मनोज पंडित जी, क्या वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, चूंकि 2024 के चुनाव को लेकर भी इससे जोड़ा जा रहा है, लेकिन एक मलाल तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से ये हो रहा है कि अगर और मंथन किया जाता, चिंतन किया जाता, या जिस चीज के वो हकदार थे वो नहीं दिया गया, तो क्या ऐसा माना जाए कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए था? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, सिलेक्शन कमेटी में जो लोग होते हैं वो बहुत विद्वान लोग होते हैं, वो हर चीज पर गहन अध्ययन करते हैं, उसके बाद तो ये सवाल किस पर खड़े हो रहे हैं? रविंद्र जी देखो, इसमें तो ये कमेटी डिसाइड करती है, और मैं मानता हूँ कि कमेटी जब डिसाइड करती है तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सिस्टम के पास भी आता है, उनसे भी विचार विमर्श किया जाता है कि ये नाम उन्होंने डिसाइड किए हैं और किसको कहाँ रखना है, कहाँ हटाना है। मेरा मानना ये है कि नेताजी सिर्फ खाली समाजवादी पार्टी के नेता नहीं थे, वो पूरे उत्तर प्रदेश के नेता थे, वो पूरे देश के नेता थे। और मुझे उनका वक्तव्य याद आ रहा है जब लोकसभा का चुनाव नजदीक था और उन्होंने कहा था पार्लियामेंट में कि मेरा सपना है कि मैं दोबारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। आप ये देखिए कि अगर वो खाली समाजवादी पार्टी के नेता होते तो शायद ऐसा वक्तव्य ना देते, पर लेकिन वो उन्होंने उठ के उस दलगत राजनीति से उठ के एक ऐसा परिचय दिया, एक ऐसी बात कही कि कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि देश की राजनीति में भला किसका है, या भला कौन कर सकता है, या देश को आगे कौन ले जा सकता है। तो ये भरोसा जताया उन्होंने माननीय मोदी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे। तो मेरा मानना ये है कि नेताजी को इन सब चीजों से अलग हटके और उनको ये पुरस्कार जो दिया गया है ये इसलिए दिया गया है कि वाकई में ही वो इससे काबिल थे और उनको मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से आरोप लगते हैं या इस तरह के सवाल खड़े होते हैं तो फिर पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी, ताकि जो विपक्षी दल हैं या कहीं किसी को लगता है कि थोड़ी बहुत जो कमी रह गई उसको पूरी किया जा सके? रविंद्र जी, आप पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए, पहले कभी ऐसा काम नहीं किया गया। अभी जैसे गुलाम नबी आजाद जी को दिया गया, माननीय मुलायम सिंह जी को दिया गया, या और लोगों को दिया गया, या किसी भी ऐसे व्यक्ति को उठा के पुरस्कार दिया गया, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू किया। अब से पहले जो पार्टीज थी उसमें बड़े गिने चुने लोगों को और बड़े वैसे लोगों को पुरस्कार दिए जाते थे। तो ये परिपाटी हमने स्टार्ट की है और हम इसको चला रहे हैं और अच्छे से चलाएंगे, और अगर कोई कमी रह गई होगी तो उसको जरूर दुरुस्त किया जाएगा। तो वो इसीलिए तो सवाल और खड़े हुए थे कि गुलाम नबी आजाद साहब को जब दिया गया तो फिर उसके पीछे की वजह क्या रही? वजह कुछ नहीं, गुलाम नबी आजाद साहब का जो योगदान रहा देश में, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो चीजें की, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनको पुरस्कार दिया गया। चाहे वो किसी भी दल के नेता हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। उनके काम करने के तरीके से सब लोग खुश हैं, और उनका जो पूरा जीवन जो भारत की राजनीति में रहा उसको देखते हुए उनको पुरस्कार दिया गया। तो इसका मतलब जो पार्टी या जो दल सत्ता में आएगा, जो सत्ता में नहीं है वो उस पर सवाल खड़े करेगा, नहीं ये तो उसको पॉलिटिकल एंगल से देखने लगेगा। रविंद्र जी, ये तो उनको सोचना चाहिए भाई। गुलाम नबी, अब लोगों ने जब गुलाम नबी आजाद जी को पुरस्कार दिया गया तो ये अटकलें लगानी चालू कर दी कि अब ये कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं, बीजेपी के नेता होने जा रहे हैं। आप ही समझिए, देखिए फिर क्या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने अपना दल बनाया, अपनी पार्टी बनाई, अपनी चीजें की। तो ये सब निराधार है, और ये राजनीतिक दल है, ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो कौन कहेगा। तो एक नई चीज, चलो भाई ये पुरस्कार नहीं तो दूसरा मिलना चाहिए था जी, हम तो इसके लिए डिजर्व करते थे जी। तो ये सब निराधार बातें हैं। रत्नाकर जी, कोई जवाब है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र जी, जहाँ तक पुरस्कारों की बात होती है और देश के सर्वोच्च पुरस्कारों की बात होती है, तो ना तो पुरस्कार के ऊपर कोई शक किया जा सकता है, प्रश्न उठाया जा सकता है, ना किसी को जिसको मिला है उसके ऊपर। लेकिन जो प्रक्रिया होती है उसको सेलेक्ट करने की, वहां पे प्रश्न उठाया जा सकता है। तो अगर कहीं न कहीं
कुछ सिलेक्शन प्रोसेस अगर राजनीतिक माइंडसेट से तैयार किया जाए और उसको राजनीति से कनेक्ट करके देखा जाए कि उसको पॉलिटिकल बेनिफिट कहाँ पे हो रहा है, तो प्रश्न तो उठा सकता है ना। चाहे विपक्ष का कोई भी दल हो, कोई भी नेता हो, तो प्रश्न वहां पे उठेगा ही। क्योंकि कुछ जगह देखी गई है कि जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी किसी के प्रति बहुत लीनियंट रहती है तो उसको जरूर पुरस्कार देती है। कुछ नाम अभी आप लोगों ले रहे थे। और दूसरी चीज मैं रविंद्र जी एक चीज कहूंगा कि देखिए, पुरस्कार जैसा कि आप कह रहे थे कि नेताजी विगत जो लास्ट के अपने 10 साल है उसमें सक्रिय नहीं थे, तो नेताजी को उस तरह से कुछ सालों में आकलन करना ठीक नहीं है। उन्होंने अपने जीवन मैं ये जो आप कहना चाह रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा था। हाँ। आप सही पॉइंट आपने पकड़ा है कि वो पिछले उनके कामों को देखकर ही तो दिया गया ना। इन 10 साल में अगर देखा जाए तो उन 10 सालों के आधार पर तो नहीं दिया गया। नहीं, 10 सालों के आधार पर बिल्कुल नहीं। किसको भी अगर उसके जीवन में कुछ सालों के आधार पे नहीं, या पूरे जीवन काल में उसने जनहित के लिए, देश हित के लिए, या अपने जिस भी क्षेत्र में वो है उस क्षेत्र में कितना योगदान दिया है, पूरे जीवन काल में उसको देखकर ही सिलेक्शन कमेटी है जो वो निर्णय लेती है कि उसको पुरस्कार मिलना चाहिए या फिर दूसरे को मिलना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन कहीं न कहीं देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर नेताजी को इतना बड़ा सम्मान मिला है तो वो बहुत बड़ी चीज है और उसको सर स्वीकार करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस, भाजपा या किसी भी केंद्र में सरकार रहे, उसको स्वागत करना चाहिए। और देखिए क्या होता है कि कभी कभी उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं जीवन में कि हम अपने क्षमता से भी ज्यादा उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। अक्सर राजनीतिक पार्टियों में देखा गया है कि जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने वर्तमान पद से संतुष्ट न होके और हमेशा जो है संगठन में शिकायत करते हैं कि मुझे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो इन सब चीजों से परे हट करके वो खुद की क्षमता में अगर बढ़ाने की कोशिश करे, और राजनीति में कहा जाता है कि पद से कोई नेता नहीं बनता है और पद से कोई बड़ा नहीं होता, उसकी क्षमता और जमीन पे लोग उसको कितना सम्मान देते हैं उससे वो बड़ा बनता है। तो उसी प्रकार नेताजी को जब पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, इससे ये कम नहीं आंका जा सकता कि भाई नेताजी जो है भारत रत्न जिसको मिला उसके समकक्ष नहीं है। इसको इस नजरिए से नहीं देखा जा सकता। नेताजी का कद अपने आप में एक बहुत बड़ा कद है और उन्होंने जनता के लिए तमाम अपने जीवन काल में लोगों की भलाइयां की हैं, जनता की सेवा की है। और खास तौर पे जो नीचे तबके के लोग हैं, जो गरीब वर्ग का जो लोग हैं, उनके लिए उन्होंने काफी योगदान दिया है। तो इसका स्वागत है और उसको खुले मन से भी, समाजवादी पार्टी को भी खुले मन से स्वागत करना चाहिए। जी पवन जी, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब इस पुरस्कार को लेने से बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने इनकार कर दिया था। ऐसी स्थिति भी कभी कभी सरकार को देखनी पड़ जाती है। तो ये जो गंभीर सरकारें हैं, जो सत्ता में रही हैं, जो इसकी कीमत को समझती हैं, जो इसकी गंभीरता को समझती हैं, जो इस तबके को समझती हैं कि ये तमगा है क्या आखिर, उनको तो इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए कि उनको तो इसको राजनीतिक एंगल से नहीं देखा जाना चाहिए। हाँ, इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि ये एक बहुत बड़ा पुरस्कार है और माननीय मुलायम सिंह जी को दिया जाना उनके कहीं कद को कमतर करके आंका जाना नहीं है। ये ऐसा कोई ग्रेडिंग करके नहीं देखा जाना चाहिए कि फलां को भारत रत्न मिला, इनको ये वाला सेकंड वाला मिला तो शायद कद नीचा हो गया। रत्नाकर सिंह जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि इस रूप में इसको नहीं आंका जाना चाहिए। एक सराहनीय कदम है, इस रूप में इसे देखा जाना चाहिए। और पुरस्कारों को लेने से इनकार करने वाली परंपरा पुरानी है, उसके भी अपने राजनीतिक कारण होते हैं। विचारधाराओं से अलग हटके लोग कभी कभी साथ हो जाते हैं, कभी कभी अलग हो जाते हैं। और दूसरी एक बात महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, जैसा मनोज पंडित जी ने भी कहा और आपने भी इशारा किया कि 2014 के बाद एक फर्क तो पद्म पुरस्कारों के मामले में देखने को आया कि अमूमन ये पुरस्कार अभिजात्य वर्ग के दायरे में हुआ करते थे। मतलब जैसे कोई लाइमलाइट में है, चर्चित नाम है, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, लोग उसको जानते हैं, तो उसको पुरस्कारों की लिस्ट में शामिल लोग कर लेते। लेकिन 2014 के बाद एक क्वालिटेटिव डिफरेंस आया कि अभिजात्य वर्ग के दायरे के बाहर जो नामचीन लोग नहीं है, कहीं चर्चित नहीं है, लेकिन जमीन पे काम कर रहे हैं, जैसे आसाम के इलाके में किसी ने लाखों पेड़ लगा दिए या उड़ीसा के इलाके में किसी ने ट्राइबल बेल्ट में काफी काम किया, ऐसे लोगों को तलाशना और उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करना, ये एक नई पहल शुरू हुई है जो वर्तमान सरकार में देखने को आता है। पहले की भी सरकारों ने किया है,
लेकिन इधर ये प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा बढ़ी है। और इसी कड़ी में ये भी देखा जाना चाहिए कि मुलायम सिंह जी ने जमीन पे काफी सराहनीय काम किया और उसके लिए उनको पद्म विभूषण दिया जाना उनके प्रति सम्मान को बढ़ाता है, न कि कम कर सकता है। जी बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सवाल भी कई हैं और जवाब भी कई हैं, और समझना होगा कि जब एक पुरस्कार मिलता है तो उससे सम्मान बढ़ता है, उससे शख्स गौरवान्वित होता है। लेकिन कभी कभी अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं। पद्म पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसको लेकर बातचीत हो रही है, और इसके साथ ही जो पद्म पुरस्कार दिए गए उसे मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक का क्या फायदा मोदी सरकार को मिलेगा आने वाले चुनाव में, इसको भी हम थोड़ा सा अब राजनीति की तरफ लिए चलते हैं। और क्या इसके फायदे मिल सकते हैं मोदी सरकार को, क्या इसकी कार्ड जो है विपक्षी दलों के पास है, क्या विपक्षी दल, चूंकि एकता की भी कभी बात की जाती है, कभी उनके बिखराव की बात की जाती है, कभी उनके चेहरों की बात की जाती है, तो किस आधार पर विपक्षी दल आगे बढ़ेंगे, और क्या इन सब मामलों पे जिस तरह से कदम दर कदम मोदी सरकार आगे बढ़ रही है उसकी कोई कार्ड विपक्षी दल निकाल पाएंगे। पवन कुमार जी, हम आपसे ही शुरुआत करना चाहेंगे। थोड़ा सा हम ये समझना चाहेंगे, चूंकि मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, लेकिन कदम दर कदम 2014 के बाद से जिस तरह से कुछ कदम मोदी सरकार ने उठाए हैं, क्या लगता है कि अलग अलग, कभी ओबीसी वर्ग में जाते हैं तो अलग अलग छोटे छोटे लोगों को वो तोड़ लेते हैं और वहां से उस तबके को कमजोर करते हैं। पासबंदा मुसलमानों को लेकर भी वो राजनीति को जिस तरह से अंजाम दे रहे हैं, चेहरों की राजनीति को भी उन्होंने कहीं ना कहीं खत्म कर दिया, क्योंकि पहले कहा जाता था कि चेहरों के ऊपर राजनीति होती है। तो कई ऐसे सवाल उन्होंने खत्म कर दिए, एक अलग ही तरह की रणनीति पर वो चल रहे हैं। इसकी काट कोई नजर आती है आपको विपक्षी दलों के पास? देखिए, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि वर्तमान जो सरकार है वो राजनीति के मुद्दे वो तय कर रही है और विपक्ष उन मुद्दों को फॉलो कर रहा है। ठीक। अब तक की जो राजनीति का परंपरागत स्वरूप रहा है कि विपक्ष के मुद्दों पे चुनाव हुआ करते हैं या राजनीति की दशा और दिशा तय होती है। वर्तमान सरकार ने ये ट्रेंड बदल दिया। सरकार मुद्दा देती है और लोग उसके मुद्दे को फॉलो करते हैं, उस पर बहस करना शुरू करते हैं, तब तक एक कोई दूसरा मुद्दा भी खड़ा हो जाता है। मास्टर स्ट्रोक का जो सवाल है उसमें ये देखना पड़ेगा कि माननीय मुलायम सिंह जी की विरासत कौन संभाल रहा है। अभी हाल फिलहाल तो माननीय अखिलेश जी संभालते हुए दिख रहे हैं, कितना वो संभाल पाएंगे 2024 के चुनाव में, कितना वो बाकी दलों को इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि अकेले का इक्वेशन खासकर यूपी और उत्तर भारत में तो नहीं दिखता कि कोई अकेली विपक्षी पार्टी बीजेपी को चुनौती देने में सक्षम। तो एकता और बिखराव के समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे 2024 के चुनाव से ठीक पहले तक। और मोदी सरकार अगर इस कदम को राजनीतिक मायने में ले जाती है तो कितना फायदा मिलेगा भविष्य की बात है। मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक समीकरण साधने की कवायद है सरकार। मुझे लगता है कि एक जमीन पर काम करने वाले नेता का सम्मान है जो कि एक उचित कदम। लेकिन जैसे वोकेलगा समुदाय की आपने बात की, SM कृष्णा की आपने बात की, ऐसे यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की बात की। अब चूंकि मोदी सरकार के लिए जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो काफी मायने रखता है, वहां पर वो विकास के काम भी करना चाहती है, वोट बैंक भी साधना चाहती है, तो ऐसे में उसके प्रयास तो पॉलिटिकल एंगल से भी देखे जाएंगे। तो इसमें राजनीतिक दलों के कोई भी बयान या कोई भी कदम, इवन विकास का कोई भी कार्यक्रम, उसमें राजनीतिक सूत्र और राजनीतिक अर्थ तो तलाशे ही जाते हैं। ये तो स्वाभाविक है। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती में सवाल उठते भी हैं, उठाए भी जाने चाहिए। अब कितना मास्टर स्ट्रोक है, जैसे वोकलिंगा समुदाय को साधने की कवायद अगर मानी जाए कृष्णा साहब को पुरस्कार देने के पीछे, तो हमें लगता है कि थोड़ा सा ये अतिरेक होगा। लेकिन ये भी आपकी बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए गए कदम में राजनीति तो कहीं न कहीं देखी ही जाती है और संभवतः आगे देखी भी जाएगी। बिल्कुल। रत्नाकर जी, लगता है कि जिस तरह की बात की है पवन जी ने कि आप जो है एक कार्ड ढूंढते हैं और वो दूसरा मुद्दा उठा देते हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, यानी आप सिर्फ सवाल खड़े कर सकते हैं लेकिन आपके पास ऐसा कोई विषय नहीं है जिससे आप सत्ता में वापसी कर सकें और आप कुछ ऐसे काम दर्शा सकें जिससे जनता आपकी तरफ बढ़े या आप उसको वोट बैंक में बदल पाए। देखिए रविंद्र जी, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि सरकार इतनी जगह नाकामयाब हो चुकी है, हर मुद्दों पे विफल हो चुकी है कि हर एक जो कदम होता है उनका विफलता का एक जो है उदाहरण बन जाता है। अभी आप देखिए
मैं आपको चर्चा में ही बताता हूं कि किस प्रकार जो है ये मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं। अभी आपने देखा कि जोशीमठ का जो मामला था उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है और उन्होंने जो नीति बनाई थी खनन से संबंधित, उसका परिणाम जो है जोशीमठ का वो दरार वगैरह सब पड़ना आया है। तो वो मुद्दा जब चल रहा था उसके बाद तुरंत डाइवर्ट हो गया मुद्दा, जो महिलाओं जो रेसलर हैं उनको जो शोषित करने वाला मुद्दा आ गया, बृजभूषण सिंह का मुद्दा आ गया। लेकिन ये मुद्दे जो अभी समाज में चल रहे थे उसके बाद वो सारे मुद्दे दरकिनार होकर के तंत्र मंत्र चमत्कार के ऊपर जो है डिबेट शुरू हो गया, न्यूज एंड में चलना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो हमारे मुद्दों को, अभी आप बताइए बृजभूषण शरण सिंह का जो मामला है वो क्या हुआ और कहाँ पे है वो रेसलर जो वहां पे दिल्ली की सड़कों में बैठ के आवाज उठा रही थी। तो ये सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं क्योंकि ये जो मीडिया मैनेजमेंट है ना इनका, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इसमें ये महारत हासिल किए हुए हैं। ये वही चीज दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि भाई हाँ, हो सकता है कि हम उन मुद्दों को, चूंकि मीडिया में हमारी पकड़ नहीं है या हमारी मैनेजमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि आज आप कह सकते हैं कि विश्व की सबसे जो मिस कॉल वाली बड़ी पार्टी है और सबसे अमीर पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी ही है ना, तो वो मैनेज करने में सक्षम है और वो जो चाहती है वो जो दिखाना चाहती है वही लोग जो है देखते हैं। मनोज पंडित जी, कोई जवाब है आपके पास कि जो असल मुद्दे हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं, उस पर आप आंख मूंद लेते हैं और हर चीज पर राजनीति शुरू हो जाती है? समस्या हुई, कोई अगर समस्या हुई और उस समस्या का समाधान तुरंत हो गया, 2 दिन में हमने उस समस्या का समाधान कर दिया, कमेटी बना दी, लोगों को संतुष्ट कर दिया और वो अपने धरने से उठ के अपने घर चले गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हाँ ठीक है, सरकार के कदम से हम संतुष्ट हैं। तो इसमें मीडिया मैनेजमेंट कहाँ से आ गया? आप ये देखिए कि अपनी कमियों का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ना, ये कौन सी समझदारी है? और सिर्फ चंद लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ के आप अपनी जिम्मेदारियों से कैसे बच सकते हैं? आप रविंद्र जी, आप बताइए देश के जो रेसलर हैं, हमारे देश के भारत देश का तिरंगा विदेशों में फहरा के आते हैं गोल्ड मेडल जीत के, उनके ऊपर अगर आपके पार्टी के सांसद अत्याचार करते हैं, उनसे मिले, उनकी बात सुनी और अगर पवन जी आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे आपसे, आखिरी टिप्पणी लेना चाहेंगे राजनीतिक विषयों को लेकर जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि गंभीर विषयों पर वो चुप्पी साध जाती है, और जोशीमठ का भी एग्जाम्पल उन्होंने दिया, वास्तविकता कैसे समझें? इस आधार पर क्या लगता है कि 2024 तक की दूरी तय कर पाएंगे? जोशीमठ का, रविंद्र जी, जोशीमठ का चूंकि इसकी रिपोर्ट पवन जी से सवाल है, पवन जी से आखिरी टिप्पणी। मुझे लगता है कि अगर हम सरकार पे उंगली उठाएं कि सरकार ने मुद्दों को दरकिनार कर दिया विपक्ष के नेता के रूप में, तो उचित नहीं है। जिम्मेदारी तो सबसे बड़ी विपक्ष की है कि अगर उसे लगता है कि ये मुद्दे गंभीर हैं तो उसको निरंतर उठाए रहना चाहिए। इस पर सरकार को दोष लगाना मुझे लगता है उचित नहीं। दूसरा, जोशीमठ के बारे में जहां तक जानकारी मुझे है अखबारों के माध्यम से या और चैनलों से, वो जानकारी ये है कि सरकार और विपक्षी दल भी दोनों उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं कि कैसे उस इलाके को बचाया जाए, पर्यावरण कैसे बचाया जाए। तो जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हमें लगता है सवाल उठाने के मामले में विपक्ष की है, तो मुद्दों को गौण क्यों होने देते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल कई हैं, राजनीति अपनी जगह है और सियासत की तो बात अक्सर सियासी दल करेंगे, लेकिन जब सम्मान की बात आती है तो सम्मान को स्वीकार करना चाहिए। और कोई भी एक सम्मान मिलने से ऐसा नहीं होता कि दूसरे सम्मान का रास्ता वहां पर रुक जाता है। सम्मान जो देश को गौरवान्वित करते हैं, देश की तरफ से दिए जाते हैं, भारत सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। भारत सरकार जब देती है तो उसके मानस पटल पर एक ही बात होती है कि हम देश के किसी ऐसे व्यक्ति को सम्मानित कर रहे हैं जिसने अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है समाज के हित के लिए। ऐसे सम्मान में और पारदर्शिता लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, इसकी सराहना हर किसी ने की है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये सम्मान दिया जाता है तो देश ही नहीं दुनिया भी देखती है कि इस सम्मान का मतलब क्या होता है और जिसको दिया जा रहा है उसने समाज में काम कैसे किए हैं। इन सारी चीज़ों पर ये प्रकाश डालता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।